जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। एक आध्यात्मिकता और सकारात्मकता को समर्पित ये पंक्तियाँ, और इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करने के लिए आज विशेष साक्षात्कार के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं सम्माननीय श्री दीपक नंदी साहब, जिन पर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा से प्रमोशन पाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने, और आपका जो लास्ट सेवा काल रहा वो कोटा में संभागीय आयुक्त के रूप में रहा। उससे पहले कई पदों पर आप रहे, तो इनकी पूरी जर्नी के बारे में सर से ही जानते हैं कि सर किस तरीके से प्रशासनिक सेवा में आने का जो संयोग बना, और किस तरीके से स्कूल की जो एजुकेशन, कॉलेज और बैकग्राउंड रहा उसके बारे में। प्रशासनिक सेवा में जैसे आना ही था या प्रकृति ने पहले से ही तय कर रखा था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है आज भी। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं मेरे हाथ पे प्रशासनिक अधिकारी लिख के रखता था, किसी को बताता नहीं था। उस समय ही ये प्रेरणा मुझे मिल चुकी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। फिर हमारा उसी तरीके का पढ़ने का और इसका माहौल चलता रहा। मेरे इस व्यक्तित्व निर्माण में मेरी मदर का सबसे बड़ा योगदान है, जो मैं आज दया, धर्म, प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये सब जो है उनकी दी हुई है। बचपन से मंदिरों के लिए रास्ते साफ करना, मेले में प्याऊ लगाना, कोई गरीब मिल गया तो उसको भोजन घर से ले जाके देना, बहुत सारी बातें हैं जो बचपन से ही संस्कारों में मेरी मदर ने डाल दी है। स्कूलिंग कहाँ की रही सर आपकी? नेटिव स्कूलिंग मेरा राजकीय स्कूलों से मैं पढ़ा लास्ट तक। गवर्नमेंट स्कूल रही, बीलवाड़ी हमारा मूल निवास गांव है, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि फिर ईश्वर की जो नियति थी उसने मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल में हम आ गए जयपुर पढ़ने के लिए चाचा के पास। वहाँ पे मेरे को दो दोस्त मिले, एक गोपाल लाल मीणा और एक संतोष प्रसाद शर्मा। गोपाल लाल मीणा जो हैं आईपीएस से, डीजी पुलिस से उत्तर प्रदेश से रिटायर हुए हैं, और संतोष प्रसाद शर्मा जॉइंट लेबर कमिश्नर राजस्थान सरकार से रिटायर हुए हैं। हम तीनों की ऐसी जुगल जोड़ी बनी कि हम तीनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे। और हम तीनों की जोड़ी ने लगातार ग्रेजुएशन तक, हायर सेकेंडरी माणक चौक स्कूल से लेकर राजस्थान कॉलेज तक हम पढ़ते रहे साथ। और लगातार हमारी जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की जो हमारी भगवान ने जो नियति तय कर रखी थी उसको पूरी करने में लगे रहे। उसमें आश्चर्य करेंगे कि मेरे को गोपाल लाल मीणा ने पहले बहुत कहा कि आप भी आईएएस की एग्ज़ाम दो, लेकिन मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से था, तो उस समय तहसीलदार बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। हमने सोचा कि पहले अपन आरएएस बनते हैं फिर आईएएस की देंगे। फिर मैं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से मुझे बैंक में बाबू की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, और बैंक ऑफ बड़ौदा में एलडीसी के पद पर रहते हुए ही मैंने 3 बार आरएएस की एग्ज़ाम दी है। 2 बार मेरे को साक्षात्कार में जैसे एक व्यक्ति विशेष ने मुझे असफल किया, मतलब 200 नंबर में मेरे को 30 नंबर दिए, 30 नंबर 2 बार दिए, तो मैं रह गया। और तीसरी बार में भी वो किसी अन्य व्यक्ति के बोर्ड में आने के कारण मुझे 60 नंबर मिले और मैं सेलेक्ट होके 11वीं पोजीशन आ गई। अगर मुझे जैसे बाकी साथियों को नंबर मिले वैसे मिलते तो मेरा भी पोजीशन 1 नंबर या 2 पर होती। ये कौन से साल में चयन हुआ सर आपका? 1989 में हमने ज्वाइन किया, और फरवरी 27 को ओटीएस में हमने ज्वाइन किया। जी। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग्स हुई तो कहाँ का पदस्थापन रहा? ट्रेनिंग्स में जब मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में आध्यात्मिकता का या भगवान का जो सपोर्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि आप आश्चर्य करेंगे कि मेरी टोटल 28 पोस्टिंग्स में से 1-2 को छोड़ देता हूँ अगर, तो मुझे ये पहले से पता था या मैं पहले से चाहता था कि मैं अब यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ मेरी पोस्टिंग होगी या होनी चाहिए। और बिना सिफारिश के वो ऑटोमेटिक ही मुझे कोई न कोई मतलब वो जरिया मिलता था और मेरी पोस्टिंग हो जाती थी। मुझे एक भी पदस्थापन पे आज तक मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई मैं यहाँ लग गया। अगर मेरे कभी कम काम करने की सीट पे भी मेरी पोस्टिंग हुई तो उसके पीछे मेरा स्वयं का ही कारण था कि मैं चाहता था, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम जानबूझ के थोड़ा सा कम वर्कलोड की पोस्ट पे रहा।
और ऐसी कोई भी पद नहीं रहा जिसको सामान्यतः लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, और उन सभी पदों पे मैं रहा। जी जी। तो सर जैसे आप आए तो उसके बाद तो पहले आप तहसीलदार, एसडीएम वगैरह अलग अलग जगह रहे, कहाँ कहाँ रहे आप? मैं एसडीएम रहा नीम का थाना, बीडीओ नीम का थाना, एडीएम रहा मैं अलवर, कोटा और अजमेर, और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जयपुर रहा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रहा मैं रीको में, गेल इंडिया लिमिटेड में और भारत पेट्रोलियम में। और उसके बाद में मैं मिनिस्टर कालीचंद जी सराफ के पास भी ऐसे रहा। और फिर मेरा आईएएस में प्रमोशन हो गया तो मैं सेक्रेटरी जेडीए, डायरेक्टर मार्केटिंग बोर्ड, डायरेक्टर लोकल बॉडीज और डिविजनल कमिश्नर जैसे पदों पर भी रहा। और आरएएस में भी भिन्न भिन्न पदों पे, महत्वपूर्ण पदों पे मेरे को काम करने का भगवान ने अवसर दिया। सर एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, चुनौतियां भी आती है। चुनौतियों के बीच कठिन कार्य करना, सरकार का, नेताओं का, जनमानस की, सबकी भावनाओं का सम्मान करना होता है। तो वो जो समायोजन की कार्य पद्धति है, उसको किस तरीके से आपने सहजता सीखी? इसमें मैं मेरे जीवन काल के बारे में बताता हूँ आपको। सर आध्यात्मिक शक्तियों ने मेरा ऐसा सपोर्ट किया, ऐसी विकट परिस्थितियाँ आई और उसमें मुझे ऐसे सहज रास्ता मिलता चला गया। जी मुझे कभी भी विकट से विकट, जैसे आधा घंटे में मुझे निर्णय करना है, पता नहीं कोई देवदूत आता और वो मेरी उस समस्या का समाधान करता। गजब। और मेरी समस्या को वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई, जीवन में तनाव भी आया, हाँ हाँ बिल्कुल आता है। लेकिन ईश्वरीय सहयोग से मैं उनसे सबसे मुक्ति पाई। और मैं एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा जी कि गरीब का काम, जी भगवान का काम, जिसका कोई नहीं है उसका काम, और जिसका काम करना चाहिए पुण्य के लिए, समझो कैसे समझो, ऐसा कोई काम मुझे याद नहीं है जो मैं कर नहीं सका। मतलब जैसा आपने चाहा जैसा प्रभु ने चाहा और वैसा ही आपके मन में आया। वो मन में आया, और ऐसा कोई मुझे याद नहीं है कि वो काम मैं कर नहीं पाया। भाई किसी सीनियर आदमी के कारण से, या किसी दूसरी परिस्थितियों के कारण से, या किसी दूसरी बाध्यताओं के कारण से कोई बाधा नहीं। मैं वो काम कर पाया, चाहे कितना ही बड़ा कोई इसमें रोड आया। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ। जी अभी आपने मदर को क्रेडिट दी है कि आपके सेवा संस्कारों की, तो मदर फादर भी क्या सरकारी सेवा से जुड़े रहे, या उनकी जो पृष्ठभूमि मदर है तो मेरी मतलब केवल साक्षर है, जी फादर मेरे टीचर थे। जी पर मदर ने जो इमोशनल और जो जिसे कहते हैं ना जी भावनात्मक जो चीज़ें सिखाई, जी। वो मेरे घर कर गई और वो आजीवन रही वो। अच्छा एक सर, जैसे आरएस आईएएस ऑफिसर्स यूँ मानते हैं कि बड़े आदमी हैं, लेकिन आपसे जब मिल रहे हैं, बात करें, बड़ी सहजता सरलता है, तो बड़ेपन की क्या परिभाषा देंगे? इसकी परिभाषा है कि हमने कुर्सी पे हम बैठे, कुर्सी को हमने सिर पे नहीं बैठने दिया, अच्छा बहुत बड़ी बात। और आम आदमी के लिए सदैव उपलब्ध रहे, जी सदैव उपलब्ध रहे। और जीवन का उद्देश्य भी ये था कि बड़ा आदमी जो है वो तो अपने किसी भी तरीके से अपना काम करा लेगा, जी लेकिन जिसके पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, जी उसके काम का भगवान ने हमें करने की सद्बुद्धि दी, जी। और इसको करने की क्षमता दी और सफलता दी। ना केवल बुद्धि दी, क्षमता भी दी, और उसको करने में उसका सहयोग करते हुए सफलता भी दी। असफलता का कोई घटनाक्रम मुझे याद नहीं है क्या बात है, कि बहुत मैंने किसी बड़े से बड़े, चाहे जयपुर के महाराजा हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, बिरला जी के अकाउंट सीज करना है, मुझे असफल नहीं होने दिया। और इसमें मैं मेरी योग्यता या मेरी कोई नॉलेज या मेरी क्षमताओं को मैं कोई क्रेडिट नहीं देता, केवल और ईश्वरीय केवल कृपा है। ईश्वरीय कृपा ने मुझे हर काम में सफल किया। अभी जब नए प्रतियोगी छात्र लगातार तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने भी 2 अटेम्प्ट की बात कही है, तो जो यूथ प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी गाइडेंस, मार्गदर्शन? अब गाइडेंस तो क्या दें, जब पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं जी तो जो अपने सही रास्ते पे चलेगा वो तो सफल होगा नहीं। जी आरपीएससी में पहले कोई एक सिफारिशें कोई छोटी मोटी चला करती थी, जी पर अब जब पूरे का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, अब उन बेचारों को जो जिसके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना कोई जानकारी है, जी उसको क्या मार्गदर्शन दें। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था।
हम जानते नहीं थे आरपीएससी का रास्ता कहाँ है। जब मैं सेलेक्ट हुआ गांव में, तो गांव में था, तो मैंने सोचा कि कहीं अखबार में गलत नंबर नहीं छप गया हो, चलो अजमेर चल के कंफर्म करते हैं। तो हम आरपीएससी पूछते हुए गए, आरपीएससी कहाँ है। इंटरव्यू दिया था इसलिए ध्यान था भाई आरपीएससी का, उसके पहले हमारे को जानकारी नहीं थी। अपने मेहनत पे, ईमानदारी पे विश्वास वो रहा। था उसमें हमारे मैक्सिमम साथी जो भी थे, हम सुनने में नहीं आता था ऐसा कभी जी। कि किसी अभी को। जिस तरह की घटनाएं सुन रहे हैं, तो क्या सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, यूथ को क्या करना चाहिए? सरकार सक्षम होती है, कुछ भी कर सकती है, वो उसको तो मैसेज देना होता है खाली जी। कि भाई ऐसा नहीं नहीं होना है, बस नहीं होगा। सरकार को तो मैसेज अपन देना। सरकारों की जो पॉलिसी या सरकारों की इस बारे में क्षमता मैं पर कोई सवाल। कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो एक बताया है कि सरकार को एक मैसेज देना होता है कि भाई ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में कोई नहीं है। और बाकी जीवन काल भी बहुत अच्छा रहा। मुझे कोई मलाल नहीं है किसी तरह का, जीवन से कोई गिलवा शिकवा नहीं है। सर, ये मुझे दूसरे आदमी मिले, एक डॉक्टर घासीराम वर्मा मिले मुझे झुंझुनू के, जो 101 साल के। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में जो कुछ सोचा और कुछ भी अच्छा करने का प्रयास किया, सब कर लिया, कोई गिला शिकवा नहीं है। और दूसरे आदमी आप मिले। मेरे को कोई भगवान से कोई गिलवा शिकवा नहीं है। बहुत कल बहुत भी अगर धन्यवाद। जीवन की शाम होती है हाँ, तो मुझे कोई गिलवा शिकवा होगी नहीं। बहुत बढ़िया सर। ऐसे महामना को हमारा बारंबार प्रणाम है।